हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर के देख सकते हैं। आप चाहे तो हमारे इन्हीं वीडियो को आपके मोबाइल ऐप MB ऐप में जाकर भी देख सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जैसे ही MB में या मैग्नेट ब्रेन्स ऐप डालेंगे, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, जहां पर सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाले हैं। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आप लोगों के लिए लेकर के आई है बुक और ई बुक का कॉन्सेप्ट। यानी आपको परीक्षाओं में मदद करने के लिए, आपकी तैयारी में मदद करने के लिए सहायक सिद्ध होने वाली ये बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट वाली बुक आप चाहे तो मैग्नेट ब्रेन्स से सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी देर मत करिए और इन अच्छी क्वालिटी की बुक्स को अपने पास मंगवाइए। जिस तरह से मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो हमेशा आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं, ये किताबें भी आपको हमेशा आपकी मदद ही करेगी। आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं और कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान का बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। अध्याय नंबर 5 को हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन हो चुका है, उसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी कर दिया है। लेकिन आज बारी आती है चैप्टर नंबर 5 के कुछ MCQ करने की, बहुविकल्पी प्रश्न करने की। इससे पहले कि मैं इन बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये पाठ 5 है क्या। पाठ 5 का नाम है स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके कारण और परिणाम। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आखिर क्या था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1857 की क्रांति को ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और इसके कारण और परिणाम के बारे में चर्चा पूरी गहराई के साथ इस चैप्टर में की गई है। लेकिन हम इस चैप्टर के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब होता है कि जहां पर आपको एक प्रश्न दिया जाता है जिसके आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 में से जो सही उत्तर होता है उस पर हमको क्लिक करना होता है। इस MCQ के वीडियो में आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रश्न आता चला जाए, आप अपने कॉमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर लिखें, ताकि इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सकती है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, क्षमा करें, प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक जो पहला है वो है कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रथम विद्रोह कौन सा था। अंग्रेज सरकार के खिलाफ ज़्यादातर लोग शायद यही जानते हैं कि 1857 की क्रांति में ही सबसे पहले भारतीयों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस 1857 की क्रांति से पहले भी भारत में छोटे छोटे विद्रोह कई बार हुए और उन विद्रोह की शुरुआत किस विद्रोह से हुई उसका ऑप्शंस आपके पास में है। भील विद्रोह से, संथाल विद्रोह से, सन्यासी विद्रोह से या फिर सिपाही विद्रोह से। तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ इन 4 विद्रोह में से सबसे पहला विद्रोह कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बंगाल में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था अंग्रेज सरकार के खिलाफ, वो सन्यासियों और फकीरों ने किया था। इसलिए सन्यासी विद्रोह जो है इसका सही उत्तर होगा। और भारत में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई विद्रोह हुआ था तो वो हुआ था सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 1 का ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। 1857 की क्रांति का क्या कारण था। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी आखिर क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। ऑप्शन नंबर क है आपका आर्थिक एवं राजनीतिक कारण। क्या आर्थिक और राजनीतिक कारण जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर बी यानी ख सामाजिक एवं धार्मिक कारण। क्या सामाजिक कारण या धार्मिक कारण जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर ग सैन्य कारण। क्या सैन्य कारण जिम्मेदार था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1857 की क्रांति आखिर हुई क्यों थी, इसकी भूमिका क्यों बनाई गई थी। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो भारत में अंग्रेजों ने किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश की थी और भारत में किसानों से टैक्स लेने के लिए अंग्रेजों ने भूमि सुधार आंदोलन चलाए थे, कानून चलाए थे, जिसमें से स्थायी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त और रेयतवारी बंदोबस्त प्रसिद्ध बंदोबस्त हैं। इसके चलते किसानों से इतना ज़्यादा टैक्स लिया गया कि यहाँ तक कि किसानों की हालात ख़राब हो गए, उनको अपना भोजन जो है वो भी नहीं नसीब हो रहा था, जबकि अंग्रेज मुंह मांगा कर वसूल कर रहे थे। 1770 का एक भीषण अकाल भी बंगाल में पड़ता है, जहाँ पर करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है।
तो दोस्तों ये एक बड़ा सा एक कारण था कि अंग्रेजों ने हमारा आर्थिक शोषण किया था, बहुत ज़्यादा टैक्स लिया था, और व्यापार में भी भारतीयों की चीज़ों को सस्ते में खरीद लेना और अपनी चीज़ों को यहाँ पर महंगे में बेच देना। तो आर्थिक कारण तो बिल्कुल जिम्मेदार था। लेकिन केवल आर्थिक कारण जिम्मेदार हो सकता है क्या? राजनीतिक कारण की बात करें तो अंग्रेज जो थे वो भारत में भारतीय राजाओं के साथ धोखाधड़ी किया करते थे। छल से, बल से, कपट के साथ भारतीय रियासतों को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास किया और मिला भी लिया। जहां लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के द्वारा बहुत सारे रियासतों को अपने अंदर मिला लिया गया था, वहीं लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति के द्वारा भी सातारा, संबलपुर, नागपुर और झांसी जैसी रियासतों को जबरदस्ती यह कहकर कि आपकी संतान नहीं है, पुरुष संतान न होने की वजह से राजा का राज्य जो है वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक कारण हो सकता था। तो राजनीतिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, दोनों के दोनों कारण हैं। लेकिन क्या हम लोग क को राइट आंसर करें उससे पहले सारे ऑप्शन ढंग से पढ़ ले, अगर हो सकता है कि दूसरे ऑप्शन भी यहाँ पर सटीक हो। बात करते हैं सामाजिक कारण की। तो अगर सामाजिक कारण की बात करें तो अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक रीति रिवाजों पर भी गहरा जो है प्रहार किया था। या यूँ मानो कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई थी उन्होंने उनको भी हताहत किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अंग्रेजों ने सती प्रथा को बैन कर दिया, जो कि हमारी समाज का हिस्सा था, उस समय समाज में होता था। दास प्रथा को ख़त्म कर दिया, विधवा पुनर्विवाह को ख़त्म कर दिया, को शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जो अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक और धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई थी, जो यहाँ पर उन्होंने जो है उस हताहत किया था हम लोगों को। साथ ही अगर धार्मिक कारणों को सेना से जोड़ दूं तो आपने ये सुना होगा कि चरबे वाले कारतूसों को ज़बरदस्ती जो है सैनिकों को दिया गया था, जिससे उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची थी। भारतीय सैनिकों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, क्योंकि भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों के हमेशा नीचे रखा जाता था। साथ ही कभी भी भारतीय सैनिकों का वेतन यूरोपीय सैनिकों के वेतन से ज़्यादा नहीं दिया जाता था। फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी और बहुत ऊंचे पदों पर भी भारतीय को पदस्थ नहीं किया जाता था। और कई बार सैनिकों को निकालने के बाद दोबारा से रोजगार भी नहीं मिलता था। तो भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बुरा बर्ताव अंग्रेजों के दौरान हुआ था। तो मेरे हिसाब से सारे के सारे कारण वैलिड है। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारण, सभी कारण थे जिसकी वजह से ओवरऑल ये क्रांति हुई। ये मानते हैं कि क्रांति की जो अंतिम में शुरुआत जब हुई, क्रांति जब हुआ, जब उसका तात्कालिक कारण तो सैन्य ही था, सैन्य विद्रोह था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे दूसरे कारण भी जिम्मेदार है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी सभी जो है इसका सही उत्तर है, यानी घ इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? अब बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा प्रश्न, भील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों अगर आपको पता है कि भील जनजाति जो है वो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अगर आपको ये पता है तो आप अपना उत्तर आसानी से ढूंढ लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की दो बड़ी सबसे जनजातियाँ हैं। एक का नाम है गोंड जनजाति और दूसरी का नाम है भील जनजाति। तो गोंड जनजाति का विद्रोह भी भारत में देखने को मिला था और भील जनजाति का विद्रोह भी भारत में देखने को मिला था। अगर गोंड जनजाति के विद्रोह की बात करें तो उड़ीसा में ये गोंड जनजाति का विरोध देखने को मिला था। वहीं झारखंड वाला रीजन जो है यहाँ पर संथाली जो जनजाति है, संथाल, उनका विद्रोह देखने को मिला था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश के दो राज्यों की अगर बात करें, झाबुआ और अलीराजपुर, तो इन दोनों राज्यों में बहुत ज़्यादा ही तादाद में भील जनजाति पाई जाती है। और उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ भी मध्य प्रदेश के इस रीजन में अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़े तौर पे तो नहीं लेकिन छोटे तौर पर ही भील जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था अपने अधिकारों की मांग के चलते। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का होगा मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अगली, मेघालय से अंग्रेजों के खिलाफ किस जनजाति का विद्रोह हुआ था? तो मेघालय एक छोटा सा राज्य है, आज तो इसे राज्य घोषित कर दिया गया, लेकिन पहले तो ये राज्य नहीं था। पहले शुरुआत में यूनियन टेरिटरी भी था, केंद्र शासित प्रदेश भी था, और उससे पहले असम और अरुणाचल प्रदेश के भागों में जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी मेघालय का अपना एक इतिहास है। तो मेघालय में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। मेघालय में जो जनजातियाँ पाई जाती है वो पाई जाती है गारो, खासी और जैंतिया। ये तीनों जनजातियाँ मेघालय में पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सी जनजाति ऐसी है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मेघालय में विद्रोह किया? दोस्तों ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं वहाँ पर आपको जो भी जनजातियाँ दिखती हैं उन्हीं जनजातियों के नाम पर पर्वतों के नाम भी रखे गए हैं। इसलिए आपको मेघालय में 3 पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी, गारो की पहाड़ियाँ, जैंतिया की पहाड़ियाँ और खासी की पहाड़ियाँ। इससे पहले कि मैं उत्तर बताऊँ उससे पहले एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा कि ये गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियों के बीच में ही 2 टाउन, 2 कस्बे स्थित है। एक का नाम है चेरापूंजी
और दूसरे का नाम है मौसिनराम। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश इसी क्षेत्र में होती है, लगभग 1200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है मौसिनराम में, और 1000 सेंटीमीटर या उसके से ज़्यादा बारिश जो होती है वो चेरापूंजी में। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र भी यहाँ पर है, जो इन पहाड़ियों के पास में है। तो दोस्तों इन पहाड़ियों में यानी इन जनजातियों की बात करें, गारो जनजाति, जिंतिया या खासी या नागा जनजाति, तो मेघालय की बात हो रही तो नागा जनजाति है जो है वो नागालैंड में। तो ये आंसर तो आपका होगा ही नहीं। अब आपके पास में 3 ऑप्शन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि खासी नाम की जनजाति वो जनजाति थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मांगों के चलते विद्रोह किया था, इसलिए इसको जो राइट आंसर है वो क्या होगा, खासी जनजाति इसका राइट आंसर है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन से जहाँ जुड़ाव हो रहा है, जहाँ से कुछ नया चीज़ निकल करके आ रहा है, हम उसकी चर्चा जरूर कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको मौसिनराम और चेरापूंजी के बारे में बताया, तो ये आपका कहीं ना कहीं भूगोल से संबंधित है और ये आपका जीके जरूर मजबूत करेगा। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें तो 1857 की क्रांति ने कुछ समय के लिए ब्रिटिश राज्य लगभग समाप्त कर दिया। 1857 की क्रांति ने, ये क्रांति कुछ इस कदर छा गई थी कुछ समय के लिए भारत में, या यूँ कहो कि 4 महीने तो ऐसे ही थे कि कुछ समय तक भारत में इस तरह से छा गई थी ये क्रांति कि ऐसा लगने लगा था कि मानो अंग्रेज है ही नहीं, अंग्रेजी शासन समाप्त ही हो गया। तो कहाँ पर हो गया था? क्या उत्तर भारत में ऐसा देखने को मिला था? क्या उत्तर और मध्य भारत से ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेज शासन समाप्त हो गया? क्या दक्षिण भारत में ऐसा हमें महसूस होने लगा था, या फिर पूरे भारत में ही ऐसा लगने लगा था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में ऐसा महसूस होने नहीं लगा था, और न ही क्रांति का जो आग है, क्रांति की आग दक्षिण भारत तक भी नहीं फैली थी। क्रांति केवल ऊपर ही ऊपर रही थी, लेकिन ये उत्तर भारत में रही थी या उत्तर मध्य भारत में रही थी। क्वेश्चन ये बनता है, क और ख में से कोई एक राइट आंसर तो होना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपना आंसर बताऊं, आप अपना उत्तर जरूर कमेंट सेक्शन में प्रेषित करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के उत्तर भारत और मध्य भारत दोनों इलाकों में क्रांति जो है पुरजोर से होती रही, और कुछ समय के लिए ऐसे लगने लगा था कि जैसे मानो ब्रिटिश शासन समाप्त ही हो गया हो। तो ये उत्तर और मध्य भारत की बात मैं बता रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा? ख इज़ द राइट आंसर। इसका ख है जो राइट आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी। प्रश्न क्रमांक 6 है कि किस कारण भारतीय वस्त्र निर्यात प्रभावित हुआ? भारतीय वस्त्रों का निर्यात किस वजह से प्रभावित हुआ था? दोस्तों यकीन मानिए आप ही के चैप्टर में से सारे क्वेश्चन निकाले गए। अगर आप चैप्टर इत्मीनान से पढ़ोगे तो आपको एक एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन बड़े गहराई से उसको निकाला गया है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इन उत्तरों को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी मैं आपको उत्तर तो बता ही रहा हूँ। किस कारण से भारतीय वस्त्र निर्यात प्रभावित हुआ? ऑप्शन नंबर क है आपका, ऊंची दरों के कर के कारण। ऊंची दरों पर जो टैक्स लगाया जा रहा था भारतीय व्यापारियों पर, शायद इसकी वजह से निर्यात प्रभावित हुआ। नंबर ख, कच्चे माल की गुणवत्ता की वजह से, शायद भारत के कच्चे माल की गुणवत्ता ठीक नहीं थी, इस वजह से भारतीय माल जो है बिक नहीं रहा था। या ग, औद्योगिक क्रांति के कारण, शायद औद्योगिक क्रांति की वजह से ऐसा हुआ होगा कि औद्योगिक क्रांति ने भारतीय बुनकरों और दस्तकारों के हालात खराब कर दिए थे। या प्रकृति के कारण, बारिश अच्छी नहीं हुई थी, सूखे के कारण। क्या कारण है कि निर्यात प्रभावित हुआ था? दोस्तों अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको चारों ऑप्शन बिल्कुल सटीक लग रहे होंगे, हो सकता है 4 में से कोई भी ऑप्शन, क्योंकि चारों ऑप्शन इस तरीके के लग रहे हैं कि गुणवत्ता ये निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 की, जिसका संबंध अंग्रेजी शासन से है, और अंग्रेजों ने भारतीय वस्त्रों को बाहर भेजने से रोकने के लिए क्या किया होगा। देखिए ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि भारतीय कच्चे माल की गुणवत्ता जो है वो बहुत अच्छी थी, तो गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, अगर ये बहुत अच्छी होगी तो निर्यात तो प्रभावित नहीं होगा, निर्यात तो बढ़ेगा, कम कैसे होगा? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रकृति के कारण निर्यात प्रभावित हुआ तो ये हो सकता था, लेकिन उस समय ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता कि बहुत बड़ा ड्रॉट पड़ा हो, सूखा पड़ा हो। और औद्योगिक क्रांति निर्यात को प्रभावित नहीं कर सकती। औद्योगिक क्रांति से तो हमारे बुनकर जो है, दस्तकार जो है, इनकी हालात जरूर खराब हो सकती है, लेकिन इससे नहीं प्रभावित होगा। निर्यात में सीधी सीधी बात है, आप अपने देश की वस्तुओं को किसी दूसरे देश में बेचने के लिए भेजोगे तो वहां पर वो तभी बिक सकती है जब दूसरी वस्तुओं से थोड़ी सस्ती हो और अच्छी क्वालिटी की हो। भारत से बने हुए कपड़े नो डाउट दुनिया में बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे, लेकिन अगर यूरोप को अपने कपड़े बेचने होंगे तो वो भारतीय चीज़ को महंगा करेगा और अपनी चीज़ को सस्ता कर देगा। अब भारतीय चीज़ को महंगा करने का यही तरीका है कि भारत के पोर्ट से जब कोई चीज़ निकल रही है तो वो अंग्रेजों के शासन में तो है ही। अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय वस्तुओं पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि जब वो वस्तु यूरोप में पहुंची तो इतनी महंगी होकर के पहुंची कि उनको मजबूरन यूरोप में बनने वाली ही चीज़ें खरीदना पड़ी। क्यों? क्योंकि भारतीयों के हाथ से बनी हुई चीज़
कर की वजह से बहुत महंगी हो गई थी, और बहुत महंगी चीज़ को लोग नहीं पसंद करते, नहीं खरीद सकते, क्योंकि सब नहीं खरीद सकते और ख़रीदारी में एकदम से कमी आ जाएगी, जिसके कारण भारतीय निर्यात जो था, वस्त्र निर्यात, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऊंची दरों पर कर के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासकों ने भारत में किन उद्योगों को तहस नहस कर दिया था? कौन से उद्योग अंग्रेजी शासकों की वजह से खत्म हो चुके थे? क्या लघु उद्योगों को भारत में अंग्रेजी शासकों ने खत्म कर दिया था, या फिर भारत के कुटीर उद्योगों को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया, या ऑप्शन नंबर ग वृहत उद्योगों को, या निम्न उद्योगों को? तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि निम्न उद्योग तो कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ शब्द नहीं होता है। 3 जो होते हैं, वृहद उद्योग तो भारत में थे ही नहीं, क्योंकि ये तो औद्योगिक क्रांति के बाद आए, और वृहद उद्योग तो बाद में बसाए गए और इवन आज़ादी के बाद देखने को मिलते हैं। बचे आपके लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। लेकिन भारत में ज़्यादातर जो उद्योग थे वो कुटीर उद्योग थे, जो गांव-गांव में फैले हुए थे, और भारत में मैक्सिमम लोग जो है हाथ से बुनाई करते थे, हाथ से कढ़ाई करते थे, हाथ का काम जानते थे, यानी बहुत हाथ की सफाई उनको आती थी, और यही गुण हमारे, यही स्किल हमारे पास थी। और अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति के जरिए भारत से कच्चा माल ज़बरदस्ती कम दाम में खरीदा, और भारत से बाहर जाकर के इंग्लैंड में कपड़ा बना के भारत में महंगे दाम में बेचा, जिससे कि भारत के कुटीर उद्योग जो है वो फ्लॉप होते चले गए। क्यों? क्योंकि हाथ से बनाओगे तो एक बड़ी मुश्किल से 1-2 कपड़ा बनेगा, लेकिन मशीन से मिनटों में कपड़ा बन जाता है। भारत के जो दस्तकार और शिल्पकार थे, ये बुनकर थे, ये औद्योगिक क्रांति के चलते उन कारखानों की होड़ नहीं कर पाए, उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारे देश में कुटीर उद्योग जो है वो तहस नहस हो गए। और अंग्रेज शासक चाहते तो इनको वापस से रिवाइव कर सकते थे, लेकिन इन कुटीर उद्योगों को पुनर्स्थापित करने में उनने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो कुटीर उद्योग से रिलेटेड ही है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट का नाम क्या था? ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, शाह आलम, जहांदार शाह, जहांगीर, बहादुर शाह जफर। शाह आलम, जहांदार शाह, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, ये 4 ऑप्शन में से आप बताइए जरा कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। देखिए, शाह आलम जो थे ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के, क्षमा करें, बक्सर के युद्ध के दौरान थे, तब तो नहीं हुआ था। लेकिन आपको पता है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि 1857 की क्रांति में किसको सम्राट घोषित किया गया था? मुगल बादशाह को देश का सम्राट घोषित किया गया था, और उसके नेतृत्व में पूरा जो 1857 की क्रांति लड़ी गई थी। तो आपको बताना चाहूँगा कि वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह पहले भी आ चुका था, लेकिन ये बहादुर शाह द्वितीय है, जिसे जफर के नाम से भी जानते थे। जब 1835 में इनका सिक्कों से इनका नाम हटा दिया था, तो इनको ऊपर काफ़ी गुस्सा आया था। इसी वजह से अंग्रेजों से नाराज़ थे, और जब सिपाहियों की टीम मेरठ से दिल्ली पहुंची, और दिल्ली पहुंच करके उन्होंने पूरे लाल किले को कब्जा करके मुगल सम्राट को देश का सम्राट घोषित कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया, तब उनके नेतृत्व में पूरे 1857 की क्रांति को लड़ा गया। लेकिन 4 महीनों के बाद ही वापस अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों की हत्या कर दी, और बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ जीनत महल को, दोनों को म्यांमार की कैपिटल रंगून में भेज दिया, जहां पर 1862 में उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है। तो वो आखिरी मुगल बादशाह हैं जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं इनको। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? घ इज द राइट आंसर। बाकी जहांगीर तो बहुत पहले आ गए। जब अंग्रेज पहली बार आए थे तो जहांगीर के दरबार में आए थे, तो जहांगीर तो बहुत पहले आ चुके थे। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते दोस्तों। बहादुर शाह का नाम सिक्कों से कब हटाया गया था? क्या बहादुर शाह का नाम सिक्कों से 1835 में हटाया गया था? क्या बहादुर शाह का नाम सिक्कों से 1850 में हटाया गया था, या 1830 या 40 में हटाया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि जस्ट अभी इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी कि बहादुर शाह जफर को गुस्सा किस बात का था, क्योंकि उनके साथ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। यह अमानवीय और ये अपमानजनक व्यवहार क्या था कि शुरुआत में क्या था, अंग्रेज जब भारत में शासन करते थे तो वास्तव में भले अंग्रेज शासन होंगे, लेकिन शासन तो मुगल सम्राट के नाम से ही चलता था, और मुगल सम्राट के सिक्के के नाम से सिक्के जारी होते थे। और यही इसी दौर में 1835 में ब्रिटिश सरकार ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का नाम सिक्कों से हटा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा गुस्सा आया था, और इसी वजह से शायद वो अंग्रेजों से खफा थे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं।
डलहौजी ने किस व्यक्ति की पेंशन बंद कर दी? तो डलहौजी ने क्या ऑप्शन सही है? बाजीराव द्वितीय की पेंशन बंद कर दी थी? क्या डलहौजी ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी? क्या डलहौजी ने रघुनाथ राव की पेंशन बंद कर दी थी? या फिर आखिरी ऑप्शन माधव राव की पेंशन डलहौजी ने बंद कर दी थी? तो आखिरकार डलहौजी किसी की पेंशन बंद क्यों करेगा? तो पहले डलहौजी की नीति पे आइए जरा। डलहौजी की जो नीति है वो कौन सी नीति है? विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सिद्धांत चलता था डलहौजी का। और इस सिद्धांत के आधार पर डलहौजी ने ये नियम बनाया था कि यदि कोई बादशाह जिसकी कोई संतान नहीं होगी, पुरुष संतान नहीं होगी, किसी भी रियासत का राजा, तो अगर उसकी संतान नहीं हुई तो उसका शासन जो रियासत जो है वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। इसी बीच क्या हुआ था? जो चौथा, फोर्थ आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इससे पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ये तो 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हुआ था। तो 18 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जिसमें बाजीराव द्वितीय जो थे वो इंग्लैंड के अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे और युद्ध हार गए थे, चौथा युद्ध भी हार गए थे, जिसकी वजह से बाजीराव द्वितीय को यहाँ से पुणे से हटा करके कानपुर के पास में एक जगह है बिठूर, वहाँ पर भेज दिया गया था और 8 लाख रुपए पेंशन दी थी। 8 लाख रुपए पेंशन पर भेजा गया था। अब क्या था कि बाजीराव द्वितीय को पेंशन मिल रही थी, लेकिन बाजीराव द्वितीय का भी कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोद लिया था नाना साहब को। नाना साहब उनके दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे। तो ये जो पेंशन थी बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद किसको मिलना चाहिए थी? क्योंकि उनके जो उत्तराधिकारी कौन थे? नाना साहब। तो नाना साहब को कितनी पेंशन मिलना चाहिए थी? 8 लाख रुपए पेंशन मिलना चाहिए थी। हो सकता है स्कोर बढ़ा दे, तो 8 लाख रुपए पेंशन तो उनको भी मिलना चाहिए थी। अब इनकी पेंशन मिल रही थी, लेकिन उनकी पेंशन जो है वो बंद कर दी। किसने? डलहौजी ने, ये बोल करके कि हमारा जो विलय का सिद्धांत है उसके हिसाब से ये इनके उत्तराधिकारी नहीं हो सकते क्योंकि इनके संतान नहीं है। और इसी से गुस्सा हो गए थे नाना साहब, और कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब कर रहे थे। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? नाना साहेब इज द राइट आंसर। ख इज द राइट आंसर। तो कितना अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसमें उसको कनेक्ट किया है, आपको सारी चीज़ें याद रह जाएगी। दोस्तों एमसीक्यू बड़े कमाल की चीज़ है। प्रश्न क्रमांक 11 पढ़ते हैं। डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किसे अंग्रेजी राज्य में मिला दिया था? अब डलहौजी का दूसरे साम्राज्य को या दूसरी रियासतों को अपने अंग्रेजी राज्य में मिलाने का तरीका क्या था? तरीका वही एक था, विलय की नीति। यदि राजा की संतान नहीं है तो उसकी रियासत को अंग्रेजी शासन में मिला लेंगे, यही तो नीति थी। लेकिन हुआ ये कि अवध का नवाब एक ऐसा नवाब था जिसके अपने पुत्र भी थे और ऐसे में उसको मिला नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके पास संतान थी। अब डलहौजी ने सोचा कि कैसे मिलाया जाए, तो उन्होंने क्या किया, अवध के नवाब के ऊपर एक आरोप लगा दिया कि अवध का नवाब जो है जनता को और अत्याचार कर रहा है, वो कुशासन कर रहा है। और अंग्रेज सरकार जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कुशासन देख नहीं सकती। हम जनता के साथ में और जनता की भलाई के लिए हम लोग कुशासन के आधार पर अवध के नवाब को गद्दी से हटा करके इसे अंग्रेजी राज्य में मिला रहे हैं ताकि हम लोग अवध में अच्छा विकास कार्य कर सकें। तो जबरदस्ती अंग्रेजों ने अवध को अपने राज्य में मिला लिया। बाकी सातारा और संबलपुर तो विलय की नीति से ही मिला लिए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवध के नवाब। उस समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह साहब उस समय अवध के नवाब थे और उनकी जो पत्नी थी हजरत महल, तो हजरत महल, बेगम हजरत महल जो थी, इन्होंने 1857 की क्रांति का एक मोर्चा संभाला था अवध से। तो अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, जो किसकी बेगम थी? जो कि अवध के उस नवाब की बेगम थी जिसका राजपाट जबरदस्ती छीन लिया गया था धोखाधड़ी के आधार पर डलहौजी ने। शायद यही कारण था कि वो भी नाराज थे। तो 1857 की क्रांति में किसी भी व्यक्ति के शामिल होने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर था। उसका ऐतिहासिक कारण रहा था, कहीं न कहीं कभी न कभी अंग्रेजों ने उनके साथ गलत किया था। तो अंग्रेजों ने जब सबसे बेर ले ली थी तो ये दुश्मनी अपने दुश्मनों को एक करने के लिए भी काम आ गई। तो सभी लोग एक हो गए अंग्रेजों के खिलाफ। ईसाई मिशनरी को, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा अच्छा है, ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार की अनुमति कब मिली? देखिए, भारत में पहले ईसाई धर्म नहीं हुआ करता था। भारत में हिंदू और मुस्लिम धर्म था, सिख धर्म था, लेकिन भारत में कभी भी जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था, लेकिन ईसाई धर्म तब तक भारत में नहीं आया था जब अंग्रेज नहीं आए।
अंग्रेजों के आने के बाद भी शुरुआत में ईसाई धर्म भारत में आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने शुरुआत में ईसाई धर्म को अलाउ नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ईसाई धर्म के लोग शिक्षा देने के चक्कर में हमारी बुराई कर देंगे और लोगों को हमारे बारे में गलत गलत धारणाएं फैला देंगे। इसलिए शुरुआत में भारत में ईसाइयों ने इंटर तो किया, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से उन्होंने भारत में इंटर किया था। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईसाई मिशनरी ने भारत में इंटर किनकी सहायता से किया था शुरुआत में, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से किया था। लेकिन बात क्या आ रही है क्वेश्चन की, क्वेश्चन में बात आ रही है कि अंग्रेजों ने कब अलाउ किया। अंग्रेजों ने पहली बार ईसाई मिशनरी को जब अलाउ किया, उसी साल उन्होंने उसी कानून पे उन्होंने भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए भी सैंक्शन किए थे, और वो था चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट तो सारे लिखे हुए, बस इसको छोड़ देता हूँ, तो तीनों चार्टर एक्ट हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपए दिए थे उन्होंने शिक्षा के लिए। 1 लाख रुपए पहली बार शिक्षा के लिए अंग्रेजों ने आवंटित किए थे, और इसी साल उन्होंने ईसाई मिशनरियों की भी बोला था कि आप जो है अपने धर्म का प्रचार करें और लोगों को शिक्षा भी दें। तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार तो किया, साथ ही साथ बहुत सारे भारतीयों को शिक्षा भी दी। तो ऐसा कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईसाई मिशनरी का काफ़ी योगदान रहा। तो राइट आंसर क्या है, 1813 इज द राइट आंसर, जहां ईसाई मिशनरी भारत में आए और बहुत सारे लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट भी किया। हिंदू और मुस्लिम धर्मों को बड़ा समस्या थी ईसाई मिशनरीज से, क्योंकि लगातार भारतीयों को ईसाई बनाया जा रहा था, ये बोल करके कि उनकी ज़मीनें उनको वापस दे दी जाएगी। दोस्तों आपको पता है कि 1850 में कानून भी ला दिया था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करेगा तो उसको उसकी पुश्तैनी यानी पैतृक संपत्ति वापस दे दी जाएगी। तो एक ये लालच भी था कहीं ना कहीं, जिस वजह से भारत में बहुत सारे लोगों ने ईसाई धर्म को ग्रहण भी किया था। प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें तो ईसाई धर्म ग्रहण करने पर पैतृक संपत्ति दी जाएगी, यह कानून कब पारित हुआ। दोस्तों जो बात मैंने अभी कही वही क्वेश्चन है आपका, कि ईसाई धर्म ग्रहण करने पर पैतृक संपत्ति दी जाएगी, यह कानून कब पारित किया गया। तो कब यह कानून पारित किया गया कि पैतृक संपत्ति दी जाएगी। क्या 1850 में यह कानून पारित किया गया, क्या 1856 में यह कानून पारित किया गया, क्या 1835 इसका सही उत्तर है, या 1833 में यह कानून पारित किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि सन 1850 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसमें लिखा गया कि यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति जो कर न देने की वजह से जमींदारों के द्वारा छीन ली गई है वो वापस दे दी जाएगी। क्योंकि ईसाई धर्म ग्रहण करवाना भी था, इस वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी संपत्ति के चलते ईसाई धर्म की ओर आना पड़ा और बहुत सारे लोगों ने ईसाई धर्म ग्रहण किया। दोस्तों अंग्रेज मिशनरीज ज़्यादातर किन व्यक्तियों को ईसाई बनाने को आतुर थे। उनको पता था कि जो लोअर क्लास के लोग हैं वैसे ही इन्हें जातिवाद के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि इन्हें अगर जातिवाद से छुटकारा मिल जाए, और ये छुआछूत तो वैसे भी अपर कास्ट के लोग इनके साथ करते ही हैं, तो क्यों ना इन्हें ईसाई धर्म में रख लिया जाए जहाँ पर कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। तो ज़्यादातर अंग्रेजों ने गरीब लोगों को ही यहाँ पर ईसाई धर्म की ओर प्रेरित किया था मिशनरीज ने। लेकिन राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, 1850 में ऐसा कानून अंग्रेजों ने पारित कर दिया जिसमें ईसाई धर्म ग्रहण करने पर पैतृक संपत्ति दी जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 1850, 1850 इज दी राइट आंसर। आइए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जमींदार कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था। जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व क्या मेरठ से किया था, दिल्ली से किया था, झांसी या बिहार से किया था। मैं आपको बता दूं कि जमींदार कुंवर सिंह ने जो नेतृत्व किया था क्रांति का वो बिहार रीजन से किया था। ये सीधे सीधे क्वेश्चन था इसलिए इसका उत्तर मैंने सीधे सीधे बता दिया। तो राइट आंसर क्या है इसका, बिहार इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो अलग अलग जगहों से अलग अलग व्यक्तियों ने क्रांति का नेतृत्व किया था, और इसी के चलते क्रांति जो है पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में फैल गई थी। तो प्रश्न पूछा जा रहा है एक जगह के बारे में जिसका नाम है कानपुर। अब आपको पता है कानपुर कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और अब सब उत्तर प्रदेश के लोग जानते ही है कि कानपुर के अंदर क्या क्या आता है। क्या खान बहादुर खान साहब जो थे वो कानपुर में आते थे। तो खान बहादुर खान जो है वो तो बरेली से नेतृत्व करते थे आई थिंक। क्या नाना साहब थे, मंगल पांडे थे, या बेगम हजरत महल। तो यार बेगम हजरत महल का नाम तो हमने सुना सुना लग रहा है शायद, क्योंकि बेगम हजरत महल जो थी
वो तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, उनकी बेगम थी। और अवध से जो नेतृत्व कर रही थी वो थी बेगम हजरत महल। तो इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया? इनका संबंध था अवध से। मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे का जो संबंध था वो बैरकपुर छावनी से था, जहां पर उन्होंने विद्रोह कर दिया था और मना कर दिया था चर्बी वाला कारतूस को करने से। खान बहादुर खान साहब ने बरेली में अपने आप को नवाब घोषित कर दिया और नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया अपने आप को। कहाँ से? कानपुर से। ये नाना साहब वही हैं दोस्तों जिनकी पेंशन डलहौजी ने बंद कर दी थी, क्योंकि ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और वैसे भी इनका पेशवा पद तो पहले से खत्म हो गया था। तो उन्होंने दोबारा अपने आप को कानपुर का पेशवा घोषित कर लिया और कानपुर से अंग्रेजों की सेना को बाहर खदेड़ के फेंक दिया। वो बाद में क्या हुआ, फिर जनरल हेवलॉक नाम का व्यक्ति आया और दोबारा से कानपुर में लड़ाई हुई और नाना साहब हार गए और नाना साहब को नेपाल भेज दिया बाद में। लेकिन नेपाल कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब पेशवा ने किया था। तो राइट आंसर क्या है? नाना साहब। बाकी आपके सारे के सारे नाम मैंने लिख दिए हैं, तो आपको यहाँ आसानी होगी पढ़ने में। चैप्टर नंबर 16, क्षमा करें, प्रश्न क्रमांक 16, क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? जब ये क्रांति हुई ना 1857 की क्रांति, तो क्रांति में प्रतीक चिन्ह के रूप में किसको चिन्हित किया गया? क्या इन्होंने प्रतीक के रूप में लगाया? क्या हसिया और बाली, गेहूं की बाली और हसिया जो काटने के काम आता वो था, या फिर हल और कुल्हाड़ी इनका प्रतीक चिन्ह था? क्या कमल या रोटी, ऑप्शन नंबर ग है ये सही है, या फिर ऑप्शन नंबर घ तलवार और ढाल जो थी, जो अक्सर रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में होती थी, क्या ये प्रतीक चिन्ह था? तो देखने को तो लगता है कि क्रांति होगी तो भाई तलवार और ढाल तो होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्रांति में जो प्रतीक चिन्ह के रूप में रखा गया था वो था कमल का फूल और रोटी। तो कमल का फूल और रोटी जो था ये मतलब हमें शांति भी चाहिए और अधिकार भी चाहिए। तो रोटी से मतलब अधिकार और कमल का फूल से मतलब शांति। तो शांति के साथ साथ अधिकारों की मांग थी ये क्रांति, इसलिए इसका जो चिन्ह रखा गया था वो क्या रखा गया था? कमल का फूल और रोटी रखी गई थी। प्रश्न क्रमांक 17 पढ़ लेते हैं। बेगम हजरत महल किस रियासत के नवाब की पत्नी थी? बेगम थी। तो बेगम हजरत महल जो थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? क्या वो फैजाबाद के किसी नवाब की पत्नी थी, या फिर दिल्ली के नवाब की पत्नी थी? दिल्ली में तो मुगल सम्राट थे। क्या बनारस के नवाब की पत्नी थी? तो बनारस पे भी नवाब नहीं थे। नवाब कहाँ था इन चारों में? अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। तो अवध में जो थे वो वाजिद अली शाह। क्या कारण था कि बेगम हजरत महल को 1857 की क्रांति में नेतृत्व करना पड़ा? तो कारण ये था दोस्तों कि वाजिद अली शाह साहब को डलहौजी ने कुशासन के आधार पर हटा दिया था। किस आधार पर? कुशासन। कुशासन मतलब अत्याचार करने के आधार पर उसको हटा दिया था। और यही बेगम हजरत महल को सही नहीं लगा कि यार ये तो गलत किया इन्होंने। उस समय 1857 के टाइम पे वाजिद अली शाह भले ही ना हो, लेकिन बेगम हजरत महल तो थी जिन्होंने नेतृत्व किया और इन्होंने क्रांति में भरपूर जो है भर चढ़ कर के भाग लिया। तो इनका भी एक योगदान माना जाता है। लेकिन बाद में बेगम हजरत महल को युद्ध में हारना पड़ा और इन्हें भी नेपाल भेज दिया गया, जहाँ पर कानपुर के पेशवा नाना साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लियाकत अली ने कहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया? लियाकत अली साहब जो थे ये कहाँ से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे? क्या लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया? तो लखनऊ तो अवध के अंदर ही आता था, तो हजरत महल के अंदर में था। क्या प्रयाग से किया, बरेली या मेरठ से किया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरठ से जो विद्रोह हुआ था वो तो सैनिक विद्रोह हुआ था, सैन्य विद्रोह हुआ था। तो मेरठ में सेना ने कर दिया था, सेना का विद्रोह हुआ था और 90 सैनिकों में से 85 ने चर्बी वाले कारतूस यूज़ करने से मना कर दिया था। तो ये तो सेना का विद्रोह था यहाँ से, तो ये तो नेता तो सेना कर रही थी। अगर बरेली की बात करें तो बरेली से खान बहादुर खान थे, ये थे। और प्रयागराज से जो थे वो थे लियाकत अली साहब। और लखनऊ से तो ये तो अवध के अंदर आते थे, तो और अवध के अंदर आता है इसका मतलब बेगम हजरत महल थी यहाँ पर। तो राइट आंसर लियाकत अली के लिए क्या आ गया? प्रयागराज यानी इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली साहब ने किया था। तो राइट आंसर हो गया प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। झांसी की रानी किस अंग्रेज सेनापति से लड़ी थी?
झांसी की रानी की लड़ाई किस अंग्रेज सेनापति से हुई थी, और वही अंग्रेज सेनापति बाद में जाकर किताब लिखता है जहां वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखता है कि अगर अभी तक किसी भी अगर इस युद्ध में कोई मर्दों की तरह लड़ा था तो वो झांसी की रानी थी। तो इन्हीं के आधार पर उनको खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जो लाइनें बनती है खुद, यानी युद्ध हो तो ऐसा जिसमें खुद दुश्मन आपकी तारीफ लिख दे, भले ही आप उसमें हार जाओ, लेकिन दुश्मन जो है वो जब आपकी तारीफ लिखे तब बोला जाता है कि वाकई में युद्ध तो उसने किया था। तो पहली बार जब यह युद्ध हुआ था झांसी की रानी का, तो किसके साथ हुआ था? क्या सर जॉन के साथ हुआ था, या सर बेली के साथ हुआ था, सर हेवलॉक या सर ह्यूरोज के साथ हुआ था? तो राइट आंसर जो है वो ग है। हेवलॉक वाला जो है तो ये तो कानपुर की लड़ाई थी जो नाना साहब के साथ हुई थी। बेली जो थे ये तो भाई साहब मेरे ख्याल से हैदर अली था, ये तो हैदर अली के साथ लड़ाई थी, ये तो बहुत पुरानी लड़ाई हो चुकी थी। सर जॉन का कोई रोल ही नहीं था यहाँ पे। तो राइट आंसर जो है सर ह्यूरोज का है। तो ध्यान रखना, ह्यूरोज के साथ लड़ाई हुई थी, भले ही रानी हार गई थी, लेकिन हरण ने जिस तरह से मुकाबला किया था, अंग्रेज भी देख करके स्तब्ध रह गए थे कि ये लड़ाई इस तरह के योद्धा होने चाहिए। तो योद्धा उनने पहली बार लेडी योद्धा देखी थी ऐसी। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर किस युग की स्थापना की गई? तो जब क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो इसके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई और ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत में हुई, फिर ब्रिटिश क्राउन आ गया, ब्रिटिश राज आ गया। तो इसमें किस युग की शुरुआत हुई? क्या राजनीतिक शोषण शुरू हुआ? अब पहले तो विस्तारवादी प्रादेशिक विस्तार चल रहा था, क्योंकि लगातार ये जो अंग्रेज के गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भारतीय रियासतों को हथिया रहे थे, तो उसको बोलते हैं प्रादेशिक विस्तार की नीति। तो जब ये खत्म हो गई नीति, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, ब्रिटिश क्राउन राज आ गया, तो इन चार में से कौन सी चीज शुरू हुई? क्या आर्थिक शोषण शुरू हुआ, राजनीतिक शोषण शुरू हुआ, सामाजिक, या फिर सांस्कृतिक शोषण? चारों के चार शोषण लिख दिए मैंने यहाँ पर। कौन सा शोषण अंग्रेज करने लगे उसके बाद? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब अंग्रेजों ने जो शोषण करना शुरू किया था वो था आर्थिक शोषण। तो आर्थिक शोषण के नए युग की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति के उपरांत। तो राइट आंसर क्या है? ग इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? तो ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि चैप्टर नंबर 5 से चुन करके लिए गए हैं, और हमारे ये एमसीक्यू जो बड़ा महत्वपूर्ण था ये खत्म हो जाता है। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे चैनल यानी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। आप चाहे तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, MB ऐप। सब जगह पर आपको सारे के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है बुक और ई बुक का कॉन्सेप्ट। तो मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में और आपके कोर्स से संबंधित किताबें। इन किताबों को आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, यानी वहीं से ऑर्डर करके आपको किताबें मिल जाएगी, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप इस फॉर्म को खोलोगे, इस फॉर्म में आप अपनी सूचना भरेंगे, वैसे ही आपको हमारी टीम संपर्क कर लेगी और आप तक ये किताबें जो हमारे बेहतरीन कंटेंट के साथ बनाई गई हैं वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए, बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए लेकर के आए, जैसे CBSE इंग्लिश और हिंदी मीडियम, जहां इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से कक्षा 12 तक सारी पढ़ाई फ्री करवाती है, वहीं हिंदी मीडियम क्लास 7 से क्लास 12 तक की पूरी पढ़ाई करवाती है। NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, UP बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, इतने सारे कोर्सेस फ्री में और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री देने वाला मैग्नेट ब्रेन्स भारत का एक लौता प्लेटफॉर्म है। तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए और बुक्स और ई बुक्स का भी जरूर लाभ लें। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।